हेलो स्टूडेंट, जीनियस इंजीनियरिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स के बारे में। किसी भी एकेडमिक एग्जाम में, जैसे सेमेस्टर के बीटेक और डिप्लोमा आप लोग इंजीनियरिंग में कर रहे हैं, तो आप लोग को सेमेस्टर बाय सेमेस्टर पेपर देना होता है। तो उस सारे सेमेस्टर में जो एग्ज़ाम होते हैं, एक्सटर्नल या वो इंटरनल है, जो सब्जेक्टिव पेपर होते हैं, या किसी भी एकेडमिक एग्जाम में, मैट्रिक, इंटर या किसी भी क्लास के स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत अच्छा टिप्स है, पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स। तो आज हम लोग देखेंगे, अभी देख रहे हैं आप लोग के बोर्ड पे दिख रहा होगा, पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स इन एनी एकेडमिक एग्जाम। पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स इन एनी एकेडमिक एग्जाम। एकेडमिक एग्जाम का मतलब ये सब्जेक्टिव पेपर जो किसी बोर्ड से रिलेटेड, बोर्ड के एग्ज़ाम दे रहे होते हैं। सेमेस्टर का भी हम अभी फ़िलहाल इंजीनियरिंग की अभी हाल फिलहाल में एग्ज़ाम होने वाली है, तो उस सेमेस्टर में बच्चों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी पेपर देते समय, ये टिप्स को अगर फॉलो करते हैं तो। अब देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। मैंने अभी इसमें 7 स्टेप्स को राइट किया और 7 स्टेप्स में ही पूरा फुलफिल हो जाएगा हमारा कि पेपर प्रेजेंट कैसे करते हैं, अपने आंसर शीट में एग्ज़ाम देते समय किसी क्वेश्चन को कैसे लिखते हैं। बहुत बड़ी बात है कि अगर आपके पास नॉलेज है तो वही क्वेश्चन को लिखने का कई तरह से लिख सकते हैं, तरीका होता है। बट एक टॉपर का कॉपी देखा जाए तो हर क्वेश्चन का आंसर लिखने का एक अलग ही तरीका से रिप्रेजेंट किया होता है। तो आज यही देखेंगे कि किसी भी क्वेश्चन को लिखना है करेक्टनेस के साथ, सही, बट इसके साथ ये माइंड में एक रखना है कि उसको कौन से स्टेप फॉलो करूँ, कैसे दिखे कि टीचर को चेक करते समय वो क्वेश्चन का आंसर आसानी हो और अच्छे से अच्छे मार्क्स देकर जाए। तो देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहला स्टेप है रीड द ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन केयरफुली। रीड द ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन केयरफुली। सबसे पहले ये ध्यान में रखते हैं कि जितने भी तरह के क्वेश्चन हैं, जैसे कि ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी करके पार्ट बाई पार्ट बटा हुआ रहता है ना, तो ये सारे क्वेश्चनों को हम लोग एक एक करके पहले पढ़ लेते, रीड कर लेते, सावधानी से पढ़ लेते कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पेपर क्वेश्चन का एक पैटर्न देख लेते हैं शॉर्टली। ये नहीं कर रहे हैं कि पढ़ते समय ज़्यादा समय ले लें, तो शॉर्टली उसके लिए आपको एग्जाम में 15 मिनट की टाइम मिलती है, ठीक है। फिर स्टेप 2 की बात हम लोग कर रहे हैं, गिव द स्पेस बोथ साइड ऑन योर आंसर शीट। ये बहुत मायने रखता है। गिव द स्पेस बोथ साइड ऑन योर आंसर शीट। जिस पेपर पे, जो आंसर शीट पे आपको आंसर लिखना रहता है किसी क्वेश्चन का, उसमें फॉलो करते हैं, देखते हैं कि राइट साइड और लेफ्ट साइड और राइट साइड की बात कर रहा है ना। तो यहाँ एक चीज़ है, आप ध्यान दीजिएगा, आप देखिएगा यहाँ पे जब लेफ्ट साइड की बात कर रहा है ना, तो 2.5 सेंटीमीटर, मतलब आपके पास ये कॉपी है, तो ये राइट साइड और ये लेफ्ट साइड यानी इधर वाला का मार्जिन जो है, जगह जो है, इधर आपका 2.5 सेंटीमीटर का स्पेस होना चाहिए, मतलब जिसे हम लोग आम भाषा में चौथाई नाम देते हैं। अब राइट साइड की बात है तो राइट साइड में आपका 1.5 यानी इसका से थोड़ा सा कम 1.5, ये हुआ हमारा स्पेस छोड़ना। इस पे बोथ कह रहा ना, गिव द स्पेस बोथ साइड ऑन योर आंसर शीट, ये हमारा आंसर शीट का स्पेसिंग का हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप, राइट द आंसर ग्रुप वाइज विथ क्वेश्चन नंबर। अब एक चीज़ यहाँ सबसे बड़ी बात है कि आप किसी भी ग्रुप का आंसर अगर देना चाहते हैं, चाहे वो ग्रुप ए, चाहे ग्रुप बी, चाहे ग्रुप सी हो, यहाँ सबसे बड़ी फोकस करने वाली बात है कि आप ग्रुप बी का अगर दे रहे हो किसी क्वेश्चन का आंसर, तो ग्रुप बी का आंसर देते समय सिर्फ ग्रुप बी का ही आंसर दें। ये नहीं कि ग्रुप बी का 2 नंबर का क्वेश्चन अगर है तो 2 नंबर दे दिए और 4th नंबर का क्वेश्चन ग्रुप सी से उठा के उसी सेक्शन में डालें। इससे आपकी कॉपी चेक करते समय असावधानी बरती जाएगी, मतलब सॉरी, असावधानी की बात नहीं है, बट गलत हो जाएगी ना। आपका सेक्शन वाइज नंबर क्वेश्चन का आंसर नहीं रहेगा तो मार्किंग स्कीम गलत हो जाएगी, क्योंकि टीचर को कॉपी चेक करने के लिए सुविधा भी नहीं मिलता है और वो जाके आपको रीचेक नहीं कर पाएंगे, और या तो चेक करेंगे तो आपको क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा ना, क्योंकि ग्रुप बी का क्वेश्चन का आंसर आपने लिखा नहीं है, ग्रुप सी का लिखा है। तो ये ध्यान होना चाहिए। अब देखते हैं हाईलाइट। स्टेप 4 की बात कर रहे हैं ना, हाईलाइट इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स। हाईलाइट इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स मतलब जो भी क्वेश्चन, किसी क्वेश्चन का अगर आंसर लिख रहे हैं तो उसमें जो भी आपका कीवर्ड है, मतलब इंपॉर्टेंट लाइन, तो उस इंपॉर्टेंट लाइन को हाईलाइट कर देना है पेंसिल से। हाईलाइट का मतलब ये, जैसे अगर ये वर्ड प्रेजेंटेशन है, अगर ये हमें लग रहा है इंपॉर्टेंट है, तो इसके अंदर पेंसिल से थोड़ा हाईलाइट कर देना है। और ये नहीं कि हर लाइन में हाईलाइट करना है, कम से कम 4 लाइन, 5 लाइन, 3 लाइन का डिफरेंस होना चाहिए इंपॉर्टेंट वर्ड में ही, ठीक है। अब देखते हैं उसके बाद, फिर ये तो हो गया ना स्टेप 5।
उसके बाद ये कर रहा है, सॉरी स्टेप 4 हो गया। स्टेप 5 की बात कर रहे हैं, ड्रॉ कॉलम फॉर डिफरेंस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ये सबसे बड़ी बात ये है कि बहुत स्टूडेंट सब गलत कर जाते हैं ना, कि जब भी किसी क्वेश्चन का आंसर दे रहे होते हैं तो जब क्वेश्चन किया रहता है डिफरेंसेस, डिफरेंशिएट बिटवीन ए एंड बी, या ए एंड बी के जगह पे कोई क्वेश्चन दिया रहेगा आपको, मतलब डिफरेंस यानी अंतर बताने की कही जाए बात, तो वहाँ बच्चा सब क्या करता है कि स्टेप को फॉलो नहीं करता है। इसमें हम लोग को करना पड़ता है कि कॉलम, कॉलम का मतलब ये हुआ आपको, कॉलम का मतलब ये हुआ ना कि अगर किसी भी चीज़ का जैसे दे रहे हैं ना डिफरेंस, तो ऐसे इस फॉर्म में अगर इधर ए और इधर बी हो गया और इसको अंडरलाइन कर दिए अपना, और इस पर पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, ऐसे जो भी पॉइंट देना है, फिर पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, ऐसे डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा मार्क्स अच्छे मिलेंगे। ठीक है, कंटेंट अच्छा होना चाहिए। फिर यूज डायग्राम, फ्लो चार्ट एंड ग्राफ। कह रहा है कि उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप कह रहा है 6th स्टेप में कि डायग्राम को यूज करना है। कोई भी क्वेश्चन हो और उसका डायग्राम हो तो नीट एंड क्लीन बनाना चाहिए, पेंसिल से, पेन से नहीं। अब उसमें बनाते समय ये भी रखना है कि डायग्राम तो चलिए समझ में आ गया, ब्लॉक डायग्राम होता है, सर्किट डायग्राम होता है। अब फ्लो चार्ट एक आता है, हो सकता है फ्लो चार्ट मतलब कहे तो यहाँ पे और में है, फ्लो चार्ट कहते हैं जैसे कि अगर ये सर्किल हो गया, इसके बाद हमारा ये ऐसे टाइप्स का है ना, फिर ऐसे टाइप्स का, इस तरह के डायग्राम जो बनते हैं, जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, इस तरह के हम लोग फ्लो चार्ट बोलते हैं। बट ये फ्लो चार्ट एल्गोरिदम को बनाने के काम आता है, प्रोग्रामिंग में, कंप्यूटर की लैंग्वेज में आता है ज़्यादातर, और एकेडमिक सेक्शन में बहुत कम आते हैं, कोई सब्जेक्ट है उसमें आएंगे। और उसके बाद हम लोग ग्राफ, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, अगर जैसे कि हम लोग रसिस्टिविटी को दिखाते हैं ना, तो जैसे दिखाते हैं वोल्टेज और करंट, वी और आई के रेस्पेक्ट में ये दिखाते हैं रसिस्टिविटी को। तो अगर लीनियर दिखाते हैं, लीनियर, नॉन लीनियर, वो सब डिवाइसेस पे बात करता है कि एक्टिव है कि पैसिव है। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये ध्यान में रखना पड़ता है। उसके बाद कह रहा है एंडिंग विथ, नेक्स्ट 7 स्टेप है एंडिंग विथ साइन, है ना। तो एंडिंग विथ, अगर किसी क्वेश्चन का अगर आप आंसर देते हैं, जैसे कि कोई टॉपिक है, जैसे हम लोग देखते हैं कि कम्युनिकेशन दे रहा है, कम्युनिकेशन की बात कर रहा है, तो कम्युनिकेशन का एंडिंग कर से मतलब जैसे आंसर दे रहा है, तो इसके बारे में यहाँ पे अंडरलाइन कर दिए। क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट इज कम्युनिकेशन या डिफाइंड इट, तो ये क्वेश्चन का कम्युनिकेशन लिखेंगे आंसर देते समय, जैसे अगर 2 नंबर है तो 2 करके ऐसे, है ना, आंसर नंबर 2। ठीक है, अब चलते हैं, बात करते हैं कि आंसर नंबर 2 का कम्युनिकेशन के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ पे एरो देंगे और फिर लिखेंगे। ठीक है, फिर एरो देंगे, लिखेंगे, थोड़ा इस पर एक एरो और दूसरे एरो के बीच डिफरेंसेस देंगे, ये होता है। और जब हमारा लास्टली जब आंसर कंप्लीट हो जाता है, जब हमारा ये पे अगर फाइनली यहाँ कंप्लीट हो गया, तो कंप्लीट हो गया तो यहाँ ध्यान देते हैं कि जैसे आंसर का कंप्लीट हुआ तो ऐसे थोड़ा सा कर देते हैं अंडरलाइन, डबल लाइन से, ताकि पता चले ना कि आप क्वेश्चन 2 का आंसर जो लिखे हैं इतना ही है ना, ताकि टीचर को अगले नेक्स्ट पेज पे जा फोकस ना करना पड़े, इसका क्वेश्चन का आंसर और भी है, ये दिखाना पड़ता है। फिर आपको लिखना होता है नेक्स्ट क्वेश्चन। कोशिश करें जब भी शुरू करते हैं सॉरी फ्रेंड, कोशिश करते हैं कि यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है ना कि अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देना होता है तो कितना स्टूडेंट बीच के पेज पे नीचे से छोटा सा 2 पेज बचा हुआ रहता है, उससे उस पर क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट करते हैं। नहीं, कोशिश करते हैं 1-2 लाइन कम पड़ रहा है तो उसको अपने से ऐड भी कर सकते हैं। स्पेसिंग पे ध्यान देते हैं, काफ़ी स्पेस मिलता है एग्जाम में, आपको पेपर काफ़ी अच्छे से मिलता है। आपको हर क्वेश्चन का जवाब अगर अच्छे ढंग से भी लिखे तो भी पेज आपके पास कम नहीं पड़ता है, बहुत अच्छे से पेज मिलता है, घबराना नहीं है। आपको हर नए पेज पर क्वेश्चन आंसर शुरुआत करना चाहिए। ये इससे क्या होगा कि एक मार्किंग स्कीम होना चाहिए ना, टीचर को गाइडलाइन भी मिला जाता है। देखिए, एक लास्टली हम बात करते हैं अब, मतलब थोड़ी सी बस यहाँ पे क्या है ना कि अगर हम लोग राइट करते हैं तो देखिए आपको क्वेश्चन जो डिजाइन होता है ना, तो वहाँ बताया जाता है, एक टीचर को गाइडलाइन दिया जाता है जो कॉपी को चेक करते हैं कि आप पहले लिखा जाता है जो क्वेश्चन होता है ना, ताकि विद्यार्थी यथासंभव शब्दों में ही उत्तर दें वगैरह, बहुत सारे बातें लिखी रहती है। उसी समय एक वहाँ पे लिखा रहता है कि कॉपी के दाहिने हिस्से पर अंक निर्देशित की जाती है, राइट साइड मार्जिन, है ना। तो दाहिने हिस्से यानी दाहिना हिस्सा ये हुआ, और इधर इसीलिए हम बोले थे कि इधर आपको जगह छोड़ना है, इधर जगह तो चौथाई होता ही है, मतलब ये लार्ज स्पेस हो गया थोड़ा सा, मतलब इधर जगह छोड़ना है, क्योंकि जो क्वेश्चन का आंसर आप लिख रहे हैं, टीचर को गाइडलाइन मिलता है कि आपको मार्क्स जो देना है इधर ही देना है, कॉपी के
मार्क्स जो एक आंसर का क्वेश्चन का मार्किंग है 2 नंबर 3 मार्क्स जो 4 मार्क्स का है, तो यहाँ मार्किंग देना है, इसीलिए यहाँ आप जगह छोड़ते हैं। लेकिन आप लोग क्या करते हैं ना कि लास्ट पेज के लास्ट लाइन तक लिखते हैं, ऐसा नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। दैट्स ऑल इट। अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, किसी भी एकेडमिक से पेपर हो, एग्ज़ाम हो, उस पर आप सब्जेक्टिव क्वेश्चनों को लिखते समय ये चीज़ों का ध्यान दीजिएगा, तो काफ़ी अच्छा से आपका पेपर प्रेजेंटेशन होगा और आपका मार्क्स और रिजल्ट में ग्रोइंग होगा। थैंक यू।